हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सेबी की, तो उन्होंने कुछ मस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाले हैं। 54% जो शेयर्स होते हैं वो एक ही हफ्ते ऑफ आईपीओ के अंदर बिक जाते हैं। अगर हम ऑन एवरेज बात करके चले, मतलब आईपीओ निकला है, 50% ज्यादा शेयर्स लोगों ने बेच दिए है। अगर हम रेशियोज की बात करके चले तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो 63.3% शेयर्स बेचते हैं पहले हफ्ते के अंदर, और रिटेल इन्वेस्टर 42.7% बेचते हैं। जो स्मॉलर आईपीओ होते हैं जिनका वैल्यू 1000 करोड़ से नीचे होता है, या फिर जो बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो रखे होते हैं, वहां पर ये रेट और फास्ट दिखाई देता है। मतलब किसी की बम्पर ओपनिंग होती है, सबसे पहले एग्जिट मारता है, प्रॉफिट बुकिंग करता है हमारा रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी। अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करके चले तो 106% राइज दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अगर हम मामलों की बात करके चले, जब फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 85 केसेस थे, अब 175 केसेस हो गया। ये नंबर बहुत बड़ा है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब इंटरनल डेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेरी कंपनी लिस्टेड थी तो मेरे रिजल्ट्स अच्छे आने वाले थे, मैंने आपको पहले बता दिया मेरे रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो रिजल्ट की जैसे ही अनाउंसमेंट करूंगा मेरे शेयर प्राइसेस भागेंगे। तो आपने पहले खरीद लिए, जब शेयर प्राइसेस बढ़े तो आपने उस टाइम पे बेच दिया, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमा लिया, हमारी सेटिंग हो गई। और अभी कुछ टाइम पहले हमने फ्रंट रनिंग की भी बात करके चली थी कि मतलब मैं म्यूचुअल फंड वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही मैं अपने खुद के पैसे डाल देता हूँ। तो वो भी हमने मामले बढ़ते हुए देखे हैं। और कुछ टाइम पहले हमने फ्रंट रनिंग की भी बात करी थी, जहां पर हम देख रहे थे जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग हाउस है उनके ऊपर एलिगेशंस आ रही थी कि भाई उन्होंने म्यूचुअल फंड में जो लोगों के पैसे लगाने से पहले अपने पैसे पहले लगाए, क्योंकि उनको लगाने मान लो 10,000 करोड़ रुपए किसी कंपनी के अंदर। अब किसी कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए लगेगा तो उसका शेयर प्राइस तो भागेगा। आपने पहले ही लगा लिया, तो जब भागा तो आपने एग्जिट ले लिया। तो ये दो बड़े एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। फ्रंट रनिंग के भी केसेस जहां 24 थे वो 83 तक पहुंचते हुए दिखाई दिए, ऑलमोस्ट 3 गुना। तो भाई फ्रॉड का जमाना आ गया है, फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं। बाकी कांग्रेस वालों ने सेबी के जो चीफ है उनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आप आईसीआईसीआई से सैलरी क्यों ले रहे थे जब आप फुल टाइम सेबी के मेंबर थे। आपने 16.80 करोड़ के पैसे लिए हैं। इसमें ईसॉप्स, टीडीएस ऑफ ईसॉप, बहुत सारी चीजें कही जा रही है। जो सेबी की चीफ है वो होल टाइम मेंबर थी सेबी की 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 के अंदर, और 2 मार्च 2022 को उनको चीफ बनाया गया। हिंडरबर्ग ग्रुप ने भी ये एलिगेशंस लगाए थे कि इनका कहीं ना कहीं ऑफशोर अकाउंट सेटअप है, वहां से पैसे वैसे ऐसा कुछ हो रहा है। ये उसी बात को एक्सटेंड करते हुए कांग्रेस एलिगेशंस लगा रही है। अब हिंडनबर्ग ऐसे एलिगेशंस लगाता रहता है, हमने देखा है। अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का कहना है, जो करंट गवर्नमेंट है उनका कहना है कि भाई आप जान करके एंटी नेशनल या एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हो, आप प्रो हिंडनबर्ग हो। बाकी जो सच है वो सामने आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप अडानी ग्रुप की बात करके चले तो भाई वो 3 फूड ब्रांड्स को खरीद सकते हैं। $1 बिलियन का उनका बजट है। कहा जा रहा है स्पाइसेस या कोई पैक प्रोडक्ट होता है, फूड आइटम्स जो होती है, या कोई एडिबल कैटेगरी के अंदर ये घुस सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, किस कंपनी को खरीदते हैं, क्या कोई पॉपुलर ब्रांड को खरीदते हैं, टाइम बताएगा। बाय द वे फॉर्चून इन्हीं का है, जिनको नहीं पता है। अगर हम डंजो की बात करके चले तो 75% अपनी वर्कफोर्स को उन्होंने निकाल दिया है। पिछले कुछ टाइम से हम कॉन्स्टेंटली देख रहे थे भाई बैंड बजा पड़ा है, पैसे मिल नहीं रहे, कंपनी दबा के लॉसेस कर रही है। अब उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी। बाकी मुझे लगता है फायरिंग से कुछ नहीं होने वाला, जिस लेवल के वो लॉसेस रिपोर्ट करते हैं। इन्होंने अपने 150 एम्प्लॉयज निकाले हैं, 50 एम्प्लॉयज ही रह गए अभी के टाइम पे जो सप्लाई और मार्केट प्लेस वर्टिकल में काम करने वाले हैं। बट अगर मैं लॉसेस की बात करके चलूं फाइनेंशियल ईयर 23 की, तो 1800 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। उससे पहले 464 करोड़ का था। तो इतनी तेजी से इनके लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने अभी तक $470 मिलियन रेस कर लिए हैं, और सबसे बड़ा जो इनका इन्वेस्टर है वो रिलायंस रिटेल है। तो क्या पता रिलायंस रिटेल कुछ बेल आउट करे, कुछ बचे, या क्या पता रिलायंस रिटेल खुद से बिजनेस फिर से बिल्ड करे इस कैटेगरी का, क्योंकि रिलायंस को करना तो पड़ेगा अगर उसको रिटेल के अंदर बड़ा बनना है। तो अगर हम मीशो की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। $8 मिलियन के लॉसेस किए उन्होंने Q2 के अंदर। इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ऑलमोस्ट 13% से। इनके अगर हम जीएमवी की बात करके चले तो 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। Q2 ऑफ 2024 में अगर बात करके चले $814 मिलियन पे पहुंच गया है, जो कि पहले $669 मिलियन के ऊपर हुआ करता था। एबिटा लॉस इन्होंने Q2 के अंदर $8 मिलियन का किया है। अभी के टाइम पे $700 मिलियन इनके पास में कैश रिजर्व पड़ा है। अप्रैल से जून 2024 की अगर मैं बात करके चलूँ तो इसके हिसाब से 100 क्वार्टर से ऊपर का भी रनवे है। तो बहुत अभी जान है कंपनी में, बहुत पैसा पड़ा है, बहुत पिवट मारे है कंपनी ने। मुझे लगता है कि जिस लेवल पे इन्होंने क्रैक किया है ई कॉमर्स को,
टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर वो एक रिमार्केबल है। हमारी केस स्टडी आने वाली है, शामी को आएगी भाई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने मीशो का पूरा गेम खोल के रखा है कि किस तरीके से वो इंडिया को समझ रहे हैं। जो इंडिया और भारत का डिवीज़न है वो क्या है। मतलब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 के अंदर कंज्यूमर साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस पड़ता है, और D2C अगर कोई बिजनेस बनाना चाहता है तो किस तरीके से बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपैंड कर सकता है। अगर कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहा है तो ये जो वीडियो है ना, ये दिमाग खोल के रख देगी। इतने सारे डेटा पॉइंट्स रखे हैं मैंने आपके लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई 10% डिस्काउंट चल रहा है हमारे बंडल के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप ले सकते हैं। और अगर फ्री में कुछ करना है तो फ्री में हमने जो हमारा साहिल खन्ना वाला चैनल है वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज डाल रखे हैं। आप चाहो तो अपना पर्सनल टेस्ट भी कर सकते हो हमारी लपास की वेबसाइट के ऊपर, फ्री है। वहाँ जाओ, थोड़े से क्वेश्चंस है, आपको समझेगा और आपको बता देगा आपके बारे में। कोई नंबर नहीं ले रहे हैं हम, कोई ईमेल आईडी नहीं ले रहे हैं, इट्स 100% फ्री। कुछ डिटेल नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं ले रहे। अगर हम इंडियन ई कॉमर्स की बात करके चले तो यूनिकॉर्न्स ने $7.9 बिलियन स्पेंड किए हैं $7 बिलियन कमाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। हाँ, कंपनीज लॉसेस में है अभी क्योंकि मार्केट बिल्ड करने की बातें चल रही है, बट सबके लॉसेस धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इंडियन ई कॉमर्स के रेवेन्यू की बात करके चले तो $7 बिलियन पे पहुंच गया एग्रीगेटेड, और ये CAGR 75% इंक्रीज है 2020 से अगर कंपेयर करके चले तो। देखो आप, मार्केट कितनी तेजी से एक्सपैंड हो रही है। अभी के टाइम पे माना जाता है इंडिया का जो ई कॉमर्स सेक्टर है $123 बिलियन के ऊपर है, और ये 19% CAGR से आगे भी ग्रो करने वाला है। $400 बिलियन पे पहुंच जाएगा 2030 के अंदर। इंडिया के पास में 18 यूनिकॉर्न्स है जिनकी वैल्यूएशन $6 बिलियन है, और 5100 ई कॉमर्स स्टार्टअप्स है इंडिया के अंदर, जिसमें से 940 फंडेड है। तो भाई बहुत बड़ा नंबर है अगर ये देखा जाए तो। और लॉसेस भी कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर की बात करके चले, अभी तक लॉस कर रहा है बट लॉसेस इंप्रूव हो रहे हैं। 10% लॉस में गिरावट दिखाई दी है, ऑलमोस्ट $493 मिलियन पे पहुंच गए हैं। मीशो के भी लॉसेस हमको आधे होते हुए दिखाई दिए, $209 मिलियन पे पहुंच गए हैं। तो ऐसा क्या अलग कर रहा है मीशो जिसकी वजह से इनके लॉसेस इतनी तेजी से कम हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट जैसा बड़ा प्लेयर भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहा है। केस स्टडी देखना बहुत मजा आएगा। बाकी अगर मनी व्यू की बात करके चले, जो कि लोन देने वाली स्टार्टअप है, तो उन्होंने खुद 250 करोड़ का लोन ले लिया है। मतलब इधर से लोन लो, इधर लोन दो और बीच में आर्बिट्राज खा लो। अभी तक ये कंपनी $190 मिलियन रेस कर चुकी है, जिसमें $75 मिलियन इन्होंने सीरीज ई के अंदर रेस किया था। लास्ट इक्विटी राउंड के अंदर $900 मिलियन की वैल्यूएशन थी इस कंपनी की। तो अच्छी चीज है, बट एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर एक कंपनी डेट फंडिंग ले रही है, इक्विटी फंडिंग नहीं ले रही है और कंपनी की वैल्यूएशन सही है, दो रीजन हो सकते हैं। एक, कंपनी को समझ में आ गया कि भाई पीछे से लोन लेंगे, आगे लोन डालेंगे तो अपना बिजनेस ज़्यादा चल जाएगा, अपने को इक्विटी डिल्यूट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है इसके पीछे कि आपको लास्ट वैल्यूएशन के ऊपर अभी पैसा नहीं मिल रहा था, आपको डाउन राउंड करना पड़ता। मतलब $900 मिलियन की वैल्यूएशन थी, आप पैसा रेस करते 600 के ऊपर, 500 के ऊपर, तो इट्स बेटर कि लोन ही ले लो, उसको आगे कर लो और उसी से बिजनेस चला लो। बाकी अगर हम रेमंड की बात करके चले तो उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है। मतलब सिंपल सी बात ना, चाइना का ऑल्टरनेटिव चाहिए था सबको, वो बांग्लादेश था कपड़ों के अंदर। अब बांग्लादेश क्राइसिस के चक्कर में अब इंडिया में सबके सब राह ढूंढेंगे कहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इंडिया के पास इंक्वायरी आ रही है। अब इनका कहना है जो इंडिया की लेबर है वो बांग्लादेश से रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। बांग्लादेश में आपको सस्ती लेबर मिल जाती है, तो सेम कॉस्ट तो अचीव नहीं कर पाएंगे बट क्वालिटी बहुत अच्छी कर पाएगी। उन्होंने बोला चाइना जैसी क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगेगा चाइना की क्वालिटी खराब होती है, चाइना के पास हर टीयर का माल होता है, जितना पैसा दोगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल सकती है। आईफोन भी चाइना में बनता है भाई। बाकी बजाज हाउसिंग की बात करके चले तो 9 सितंबर को उनका IPO आ रहा है। 6560 करोड़ रुपीस वो रेज कर रहे हैं। 3560 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होने वाला है और 3000 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर कंपनी ने 1731 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, मतलब 38% इंक्रीज आ गया फाइनेंशियल ईयर 23 से। तो बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो। बाकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की बात करके चले तो उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है जो ट्राई ने दिया था। उन्होंने बोला था बेसिकली जो डेटा प्लान्स होते हैं और जो कॉलिंग प्लान्स होते हैं उनको अलग किया जाए, क्योंकि ये गलत चीज़ है। बहुत सारे लोग फालतू का डेटा लेते हैं, उनको जरूरत नहीं होती उस लेवल के डेटा की। बट सारी कंपनीज ने, मतलब BSNL ने सपोर्ट किया है, बाकी तीनों प्राइवेट कंपनीज जियो, एयरटेल और वोडाफोन, उन तीनों ने बोला है कि भाई
हम नहीं मानते इस बात को। हमारे हिसाब से डेटा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप प्लान्स को अलग कर दोगे इस चक्कर में डेटा का जो पेनिट्रेशन है वो रुक जाएगा, अडॉप्शन उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। अंदर की बिजनेस मॉडल वाली बात बताऊं तो भाई उनको लगता है उनका आरपू घट जाएगा, सीधा सा लॉजिक ये है। उनको पता है अगर उन्होंने डेटा प्लान के बिना वाले प्लान्स निकाले तो लोग कॉलिंग वाले रिचार्जेस भी करेंगे, जिससे एवरेज ऑर्डर वैल्यू घट जाएगी, जिसके चक्कर में आरपू कम होता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सा बिजनेस लॉजिक ये है। एयरटेल ने ट्राई को एक सर्वे भी दिखाया जहां पर दिखाया गया 91% रिस्पोंडेंट ने बोला कि भाई ये जो बंडल ऑफरिंग होती है ये ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से बंडल होना चाहिए, नॉन बंडल होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि देखो एयरटेल ने सर्वे कराया, वो किससे कराया हमको नहीं पता ना, यहाँ कमेंट सेक्शन में सर्वे कर लेते हैं, बता दो भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी अगर हम पेटीएम की बात करें, चले फ्यूचर ऑप्शन के अंदर वो घुस रहा है। जहां हम देख रहे हैं सेबी रेगुलेशंस लगा रही है, वो उसी के अंदर घुस रहा है। जहाँ रेगुलेशन लग रही है, इन कंपनी के ऊपर भी रेगुलेशन लग रही है, और अब जो सर्विस निकाल रहे हैं उस पर और रेगुलेशन लगेगी। गुड है। बाकी चाइना की बात करके चले तो उन्होंने जापान को वार्न किया है, सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर अगर बैन लगाया तो रिपरकशन देखने को मिलेंगे। टोयोटा मोटर्स ने कह दिया है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है, चाइना रिटेलिएशन के चक्कर में क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जो कि ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है, उसमें हमको दिक्कत आ सकती है। ये खबर आते ही शेयर प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए जापान के अंदर जो चिप वाली कंपनीज थी उनके। बाकी टेलीग्राम की बैलेंस शीट की बात करके चले तो $400 मिलियन के क्रिप्टोज है उनके पास में, बड़ा नंबर है। नितिन गडकरी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि जीएसटी जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है उस पर 12% तक घटा दिया जाए। पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं फ्लेक्सी फ्यूल को, मतलब ब्लेंडिंग कर दी जाए, आपके पेट्रोल के अंदर दारू मिला दी जाए या कुछ मिला दिया जाए। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पहले भी हो रही है पर कोई कम लेवल पे होती थी, अब यहाँ पे बात करी जा रही है उसका लेवल बढ़ाने की, जिसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर वो इंप्रूव हो जाए। समझाता हूँ, मान के चलो आपको इंडिया को 100 लीटर पेट्रोल चाहिए इंडिया को चलाने के लिए। अब 100 लीटर कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। अब बाहर से मान के चलते 100 का 100 बाहर से आ रहा है। अब ये कहते हैं कि भाई 20% 30% ब्लेंडिंग शुरू कर देते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल इंडिया के अंदर बन रहा है तो 30% ब्लेंडिंग के चक्कर में क्या होगा, जो 100 आएगा 100 की जगह आपको 70 चाहिए होगा, तो 30 बच जाएगा, जिसके चक्कर में आपका डॉलर करेंसी बच जाएगी। बस लॉजिक ये है पूरा का पूरा। बाकी इंडिया का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ना वो 2014 के अंदर शुरू हुआ था और अभी तक ऑलमोस्ट 99,000 करोड़ से ज़्यादा सेव कर लिए है। गवर्नमेंट ने 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है और 20% जो ब्लेंडिंग है वो 2025-26 तक वो अचीव भी कर लेंगे। अभी के टाइम पे जो E20 पेट्रोल है जहाँ पे 20% एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है वो 15,600 आउटलेट्स पे प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, क्या हर एक गाड़ी उसको सपोर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? समझने की कोशिश करो। आपके पास कोई गाड़ी है जो कि वो शायद वो फ्लेक्सी फ्यूल नहीं ले पाएगी, गवर्नमेंट फ्लेक्सी फ्यूल को प्रमोट करेगी तो पेट्रोल पंप पे फ्लेक्सी फ्यूल ज़्यादा मिलने लग जाएगा। अगर फ्यूचर में फ्लेक्सी फ्यूल ही डिपेंडेंसी आ गई तो हो सकता है आपकी गाड़ी है जो आपने शायद जल्दी ली हो वो भी वायबल ना रहे, कुछ भी हो सकता है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।